Assalamu alaikum. This is our class of section 2B in for discrete structures. We have a class from 2 to 3:30. I just started the meeting, waiting for the students to join. No one has joined yet. I'm still waiting. Friday है, I think नमाज का टाइम होता है around 2. So I will keep waiting for a little while again. Hopefully students join करेंगे तो फिर स्टार्ट करता हूँ मैं. जी काफ़ी देर बाद ज्वाइन किया 111 आपने. आई थिंक नमाज में बिज़ी हैं सब. मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और लेक्चर स्टार्ट करते हैं. अदरवाइज़ आई वाज थिंकिंग कि अगर कोई नहीं आता है तो हम सिर्फ जो है मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके और आप सबको कह दूंगा कि आप यूट्यूब का लेक्चर देख लें. बट आपने ज्वाइन कर लिया है. 1-2 मिनट और रुकते हैं. 1-2 ने और अगर ज्वाइन कर लिया हम क्लास स्टार्ट करेंगे फिर और जल्दी ही ख़त्म कर देंगे. वी विल ट्राई टू रैप अप एज मच एज़ वी कैन बाय इंटरेक्टिंग एंड बाकी चीज़ें हम रिकॉर्डिंग जो है वो बाकी स्टूडेंट्स के लिए कर देंगे. चलें लेट्स स्टार्ट. तो स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है अभी तक. मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम लेक्चर को थोड़ा तेज़ी से लेकर चलेंगे. एक्चुअली आज हमने एक नया लेक्चर स्टार्ट करना है और उसकी इंट्रोडक्शन जो है वो मैं चाह रहा था कि सब देख लें. अदरवाइज़ इट्स ओके. जितने स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं हम उनके साथ ही इसको लेकर चल सकते हैं. मेरी आवाज़ बता दें आप सब तक क्लियर आ रही है? आवाज़ की एक कंफर्मेशन मुझे दे दें. आई एम स्टार्टिंग. होपफुली आवाज़ मेरी क्लियर होगी. और मीटिंग चैट जो है वो क्लियर नहीं है कह रहे हैं. ओके एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं ज़रा दोबारा अपने माइक्रोफोन को. हाउ अबाउट नाउ? अब क्लियर है आवाज़? बेहतर है थोड़ी या सेम है? जी सर. सो आई थिंक बेहतर है अब. हमने स्क्रीन होपफुली शेयर्ड होगी आप सबके साथ. तो हम रिलेशंस की बात कर रहे थे और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ की हमने बात की थी. ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी हम डिस्कस कर चुके थे और काफ़ी हद तक सारी प्रॉपर्टीज़ हमने डिटेल में डिस्कस कर ली थी. एक क्विक रीकैप अगर मैं आपको दूं तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि ए के हर सेट के लिए हर मेंबर के लिए सेम मेंबर वाला ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए. यानी फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ ए सेम मेंबर ऑर्डर्ड पेयर ए मस्ट बी अ मेंबर ऑफ आर. देन आई विल कॉल दैट रिलेशन अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. इसी तरह सिमेट्रिक रिलेशन हमने कहा ऐसा रिलेशन होता है जिसमें हर एक ऑर्डर्ड पेयर का उलट एग्जिस्ट करना चाहिए. ज़्यादा मुश्किल हमें समझने में इस वजह से हुई थी सिमेट्रिक वाली सारे प्रॉपर्टीज़ को क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि जो सेम मेंबर वाले ऑर्डर्ड पेयर हैं उसका उलट एग्जिस्ट नहीं कर रहा. जबकि हमने ये प्रूव किया कि जो सेम मेंबर्स वाले ऑर्डर्ड पेयर हैं उनका उलट बाय डिफ़ॉल्ट एग्जिस्ट कर ही रहा होता है. तो सिमेट्रिक का मतलब ये है कि हर मेंबर के हर ऑर्डर्ड पेयर का उलट एग्जिस्ट करना चाहिए तो वो सिमेट्रिक होता है. और चूँकि अगर सेम वाले ऑर्डर्ड पेयर है सेम मेंबर वाला तो उसका तो वैसे भी एग्जिस्ट करेगा. एंटी सिमेट्रिक ये कहता है कि वो ऑर्डर्ड पे आपका रिलेशन एंटी सिमेट्रिक होगा अगर किसी भी मेंबर का ऑर्डर उलट एग्जिस्ट ना करे अनलेस वो सेम मेंबर वाला हो. क्योंकि हमने ये कहा कि सेम मेंबर वाले तो ऑर्डर्ड पेयर का उलट होता ही है. तो एंटी सिमेट्रिक ये कहता है उसको हटाकर डिफरेंट मेंबर वाले किसी ऑर्डर्ड पेयर का उलट नहीं होना चाहिए. अगर उलट है तो वो उसका मतलब ये होना चाहिए कि उसके दोनों मेंबर्स सेम हैं. वो हम एंटीसिमेट्रिक कहेंगे. ये आपके ऊपर हैं. आप इनको डिटेल में डिस्कस देख लीजिएगा इन सब चीज़ों को. जो एग्जांपल्स हैं हम अपनी एग्जांपल्स देकर अच्छी तरह चीज़ें समझ चुके हैं. ट्रांजिटिव रिलेशन हमने कहा एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें अगर आपके पास एक ऑर्डर्ड पेयर है ए बी और एक और ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें पहले ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट उस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट है तो फिर अगर यानी कि ए बी और बी सी है तो फिर ए सी भी होना चाहिए. ये हर एक ऑर्डर्ड पेयर के लिए होना चाहिए. बड़ी डिटेल में हमने ऐसी एक्सरसाइजेस की लास्ट क्लास में और हमने ये देखा कि ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन की प्रॉपर्टी किस तरह से होती है.
इसी तरह इसकी एग्जांपल्स भी हमने देखी काफ़ी डिटेल में। फिर हमने इररिफ्लेक्सिव और एसिमेट्रिक को देखा। इररिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमने इररिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमने ये कहा कि ऐसा रिलेशन जो कि जिसमें सेम मेंबर वाले ऑर्डर्ड पेयर बिल्कुल भी ना हो, जिसमें सेम मेंबर वाले ऑर्डर्ड पेयर बिल्कुल भी ना हो, तो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर को ऐसे रिलेशन को हम इररिफ्लेक्सिव कहते हैं। यानी कि सेम वाला कोई भी नहीं होना चाहिए, कोई एक भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए जिसमें सेम मेंबर्स हों। यानी कि फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ ए, अगर लेट्स सपोज ए में 2 3 4 है, तो ना ही 2 2 होना चाहिए आपके पास, ना ही 3 3 होना चाहिए, ना ही 4 4 होना चाहिए। दिस इज व्हेन यू विल से कि दिस रिलेशन इज एन इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है जी। सो ओके, आपके सीआर का मैसेज आया, ही वाज ऑन नमाज। दैट्स ओके, ज्वाइन करते रहें स्टूडेंट्स, और रिकॉर्डिंग भी चल रही है साथ, तो वो भी हेल्प करेगी आपको। सो लाइक आई सेड कि ऐसा रिलेशन जिसके अंदर सेम मेंबर वाला कोई भी ऑर्डर पेयर ना हो, तो उसको हम इररिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। एसिमेट्रिक रिलेशन भी हमने देखा। एसिमेट्रिक रिलेशन हमने कहा एक ऐसा रिलेशन जिसमें सेम मेंबर वाले ऑर्डर्ड पेयर भी ना हो, और जो भी ऑर्डर्ड पेयर है उनमें से किसी का भी उलट ना हो। यानी कि वही सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी के सेम का किसी का उलट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सिमेट्रिक कहता है कि भाई सबके उलट एग्जिस्ट करने चाहिए, सेम वाला है तो उसका तो एग्जिस्ट करता ही है बाय डिफ़ॉल्ट। ये सिमेट्रिक था। एंटी सिमेट्रिक ने ये कहा कि भाई नहीं, सेम वालों को हटाकर और किसी का उलट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, दैट वुड बी एंटी सिमेट्रिक। वी सेड ओके। एंड एसिमेट्रिक इज नाउ सेइंग कि सेम मेंबर वाले भी नहीं होने चाहिए, और डिफरेंट वालों का भी किसी का उलट नहीं होना चाहिए। तो ये जो लेमा आपको नज़र आ रहा है, इसमें यही कहा जा रहा है कि अगर कोई रिलेशन एसिमेट्रिक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इररिफ्लेक्सिव भी है। इररिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हुआ कि उसमें सेम वाला कोई नहीं है, और एंटी सिमेट्रिक भी है, यानी कि उसमें किसी भी और ऑर्डर्ड पेयर का उलट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सो दिस इज़ हाउ वी रैप्ड अप सम ऑफ द लेक्चर्स। हमने ये भी कहा कि भाई आप रिलेशंस को कंबाइन भी कर सकते हैं, बिकॉज रिलेशंस आर एसेंशियली फंक्शंस, सॉरी, रिलेशंस आर एसेंशियली सेट्स। तो उसमें सेट्स की भी आप तमाम वो प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हैं जो कि यूजुअली आप लगाते हैं किसी भी सेट के अंदर। और वो जो सेट है उसकी प्रॉपर्टीज़, सॉरी, ऑपरेशंस, यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस, कॉम्प्लीमेंट, एक्सक्लूसिव, और ये जो ऑपरेशंस हैं सेट्स के, ये आप यूजुअली, क्योंकि ये सेट ही हैं आपके रिलेशंस या फंक्शंस जो हैं ये सेट्स हैं, तो इसके ऊपर आप ये कॉम्बिनेशंस और ये ऑपरेशंस भी लगा सकते हैं। बस ये हमने देखना है कि कंबाइनिंग रिलेशंस इंडोज देम विद द प्रॉपर्टीज प्रीवियसली डिस्कस। फॉर एग्जांपल, टू रिलेशन में नॉट बी ट्रांजिटिव बट देयर यूनियन माइट बी। सो इस बात में कोई गारंटी फ़िलहाल हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आप इस पर खुद स्टडी कीजिएगा, एक्सप्लोर कीजिएगा कि किस बात की गारंटी है इन ऑपरेशंस में और किस बात की नहीं है। फॉर एग्जांपल, आई कैंट गारंटी यू कि दो ट्रांजिटिव रिलेशन का आप यूनियन लेते हैं तो फिर रिजल्टेंट भी ट्रांजिटिव आएगा। आई कैंट गारंटी यू कि एक रिफ्लेक्सिव और दूसरा इररिफ्लेक्सिव का आप रिलेशन लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं, तो फिर एम्प्टी सेट आएगा। सो ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मैं पर्सनली आपको गारंटी दे सकूं। आप खुद एक्सप्लोर करें और ख़ुद फाइंड आउट करें कि देर इज़ नो चांस कि एक रिफ्लेक्सिव और एक रिफ्लेक्सिव का यूनियन लो और रिजल्टेंट रिफ्लेक्सिव हो जाए। तो ये आप अपने खुद रूल्स जो हैं वो बना सकते हैं बाय यूजिंग योर एक्सरसाइजेज एंड योर प्रैक्टिसेस, या प्रूफ मेथड्स को यूज़ करते हुए आप ये काम कर सकते हैं। आज हम एक दूसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, वो है कॉम्बिनेट्रिक्स का। क्या हम ये लेक्चर स्टार्ट कर चुके हैं लास्ट क्लास में? काइंडली मुझे बताएं जो स्टूडेंट क्लास में मौजूद हैं, क्या लास्ट क्लास में हमने ये लेक्चर स्टार्ट कर दिया है काउंटिंग का, कॉम्बिनेट्रिक्स का, या नहीं? बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं, और बिकॉज दिस इज़ द स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर, तो यहाँ पर हम लेक्चर को आगे बढ़ाने से, यानी स्लाइड्स को आगे बढ़ाने से पहले कुछ बातें इससे डिस्कस करनी है, इससे रिलेटेड।
कॉम्बिनेट्रिक्स एक बहुत वास्ट फील्ड है, और इस फील्ड में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जो कुछ टॉपिक्स मैं आपको बता दूं, जो नाम कुछ के बता दूं, जो कि आप ऑलरेडी शायद पढ़ भी चुके हैं किसी ना किसी लेवल के ऊपर। उसमें आप कार्डिनैलिटी ऑफ सेट्स कैसे आपका फाइंड आउट करनी है, आप परम्यूटेशंस किस तरह से फाइंड करते हैं, सेट के सबसेट्स किस तरह से फाइंड करते हैं, कितने होते हैं, इसी तरह की चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। कॉम्बिनेटर्स की जो फील्ड है इसेंशियली वो एक चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर मैं एक एक वर्ड के अंदर इन सब चीज़ों को जो है वो कहना चाहूँ, कॉम्बिनेटर्स से रिलेटेड सब टॉपिक्स को, तो काउंटिंग, वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू काउंट थिंग्स। ऑब्वियसली यू नो हाउ टू काउंट, कि काउंट किस तरह से किया जाता है, but then again you already knew about sets as well, you already knew about relations and functions as well, you already knew about logic as well. But in the course of discrete mathematics we saw कि अगर हम चीज़ों को generalize करने लग जाएं तो it's not as simple as it sounds. So in simple words we are just trying to know how to count things in this topic, combinatorics. So obviously you all know what counting is, right? एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है, मुझे आप मैसेज में लिख के बताएंगे कि हाउ डू यू काउंट, काउंटिंग करके बताएं मुझे, बस लिख के बता दें मुझे कि हाउ डू यू काउंट, काउंटिंग कैसे, जिस तरह से एक बच्चे से भी पूछते हैं ना हम, जो नर्सरी या केजी क्लास में होता है, प्री स्कूल में होता है, उससे हम पूछते हैं भाई काउंटिंग आती है, वो कहता है हाँ आती है, तो हम कहते हैं काउंटिंग बताओ। तो वो क्या बताता है, क्या आपसे आपसे भी मैं उसी तरह पूछ रहा हूँ, अगर आपको काउंटिंग आती है तो ज़रा मुझे बताएं काउंटिंग कैसे करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू, जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास में, बताएं जी क्या काउंटिंग कैसे करते हैं। काउंटिंग स्टार्ट करके लिख कर बताएं मुझे, हाउ डू यू काउंट, व्हाट इज़ काउंटिंग, कैसे काउंट करते हैं हम। आप थोड़ा आगे चले गए हैं, आगे की बात की है आपने थोड़ा सा, 122 के काउंट मीन्स प्लस करना, के 1 के बाद उसमें ऐड कर दो एक तो 2 आ जाएगा, फिर उसमें एक और ऐड कर दो तो 3 आ जाएगा। एक आम बच्चे से हम इस तरह से नहीं पूछते कि भाई कितना जो है वो क्या क्या प्लस कर रहे हैं, सीरीज़ नहीं बना रहे हम। जस्ट इट्स अ सिंपल क्वेश्चन और इसका बड़ा सिंपल आंसर है यस, कि भाई 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है। तो अगर मैं सिंपल पूछूं कि आपने काउंटिंग करनी है, तो हम इस तरह से काउंटिंग करते हैं जिस तरह 0 to 1 ने भी बताया कि भाई हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मुझे ये बताएं कि हम जिस तरह से, अगर मैं सबसे ये कहूँ क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं, मैं ये कहता हूँ कि भाई 5 तक काउंट करके बताएं, कैसे काउंट करेंगे, बस काउंट करके लिख कर बताएं, 5 तक काउंट करें। ये एक्सरसाइजेस करनी है हमने आज थोड़ी थोड़ी, जिसको लेकर मैं कुछ पॉइंट्स जो हैं वो प्रूव करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। और कॉम्बिनेटर्स के तकरीबन हर लेक्चर में हम इसी तरह की एक्सरसाइजेस करेंगे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ डू वी काउंट, वी टेक थिंग्स लाइक फॉर ग्रांटेड। सो यस, 0 to 1 ने काउंटिंग बिल्कुल सही भेजी है मुझे, कि हम इस तरह से काउंट करते हैं कि 1 2 3 4 5। इसके अलावा बाकियों को काउंटिंग आती है, सबको आ गई है भाई। 122 ने, 116 ने भी यही भेजा है कि 1 2 3 4 5। 122 ने, यस 0 to 1 ने भी यही भेजा है। 1 2 3 4 5 ने जो बात की है उसको लाइक रिएक्शन भेजा है 0 to 1 ने। सो आई एम थिंकिंग कि वो यही कह रहे हैं कि सेकंड, यही बात इनको भी कह रहे हैं कि भाई ये मैं भी यही काउंट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5। अच्छा, अब एक एक ज़रा सिनेरियो सोचें। लेट्स सपोज मेरे सामने 5 एप्पल्स रखे हुए हैं, 5 सेब रखे हुए हैं, ठीक है। ये ज़रा सोचें, आप सब अपने हिसाब से सोच लेंगे भाई, आप आपके सामने 5 सेब रखे हुए हैं, आपसे पूछते हैं कि भाई ये कितने सेब हैं, तो आप सब कहेंगे कि भाई 5 सेब हैं। लेट्स सपोज आप मुझसे पूछते हैं और मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास 11 सेब हैं, 5 नहीं है, 11 सेब हैं, और आप देखते हैं और आप कहते हैं नहीं आपके पास तो 5 सेब हैं। तो मैं कहूँगा नहीं, मेरे पास 11 सेब हैं, मैंने काउंटिंग 6 से स्टार्ट की है, राइट। यानी 6 नहीं, आई थिंक 7 बनेगा, या
तो मैंने काउंटिंग 7 से स्टार्ट की है, तो आप पहले काउंट कर लें, 7 8 9 10 11, 11 सेव हो गए मेरे पास। यू विल से नहीं 11 नहीं है आपके पास, आपके पास सेब 5 हैं। हाँ, अगर आपने उनको नंबरिंग दी हुई है तो फिर आप 6 से स्टार्ट कर लें और 11 तक आप लेकर जा रहे हैं, भाई 11 नंबर सेब है। मैं आपको कहूँगा नहीं, अगर ये 11 नंबर सेब है इसका मतलब यही है ना कि 11वां सेब है। ठीक है, इसी तरह लेट से आप मुझसे पूछते हैं कि भाई आप मेरे सामने एक मोबाइल फ़ोन है, आप मुझसे पूछते हैं कि भाई आपके पास कितने मोबाइल फ़ोन हैं, और मैं कहता हूँ मेरे पास 30 मोबाइल फ़ोन है। आप कहते हैं नहीं आपके हाथ में इस वक्त कितने हैं वो बताएं, आपको नज़र आ रहा है मेरे हाथ में एक ही मोबाइल फ़ोन है। तो मैं कहूँगा नहीं मेरे पास 30 मोबाइल फ़ोन है। आप पूछेंगे कैसे, तो मैं कहूँगा कि क्योंकि मैं अपनी काउंटिंग 29 से स्टार्ट करता हूँ। 29 मेरे लिए एक है, 30 मेरे लिए 2 है, लेट्स से कि मेरे पास 2 मोबाइल हैं हाथ में। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज़ कि हम सब ने, पूरी दुनिया ने इस बात पे इत्तेफाक किया है कि भाई स्टार्ट करनी है काउंटिंग 1 से, 2 से नहीं स्टार्ट करनी, 3 से नहीं स्टार्ट करनी, 65 से नहीं स्टार्ट करनी, 1 से स्टार्ट करनी है। इस वजह से हम हमेशा 1 से काउंट करते हैं, और यही सही तरीका है। हम इसके अलावा किसी नंबर सिस्टम को फॉलो भी नहीं कर रहे होते कि हम 0 से स्टार्ट करें, या कर रहे होते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, प्रोग्रामर्स लूप्स लिखते हैं। लूप्स आप लोगों ने भी बनाए होंगे। वो जब आप लूप बनाते हैं, जो एक सिंपल एक सी या सी प्लस प्लस सी हैश के कोड के अंदर आप लिखते हैं फॉर लूप। आप स्टार्ट करते हैं, आप कहते हैं फॉर इंटीजर आई इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन 10, आई प्लस प्लस। सो वो लूप कितनी दफ़ा चलता है, आई इक्वल टू 0 मैं कह रहा हूँ और आप ज़रा जवाब जल्दी से बता दें। ये एक लूप है, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस। लूप्स आप सबको अंदाज़ा होगा किस तरह से चलते हैं भाई, कि उसके पहले ऐसा इनिशियलाइजेशन ऑफ द आइटरेटर होता है, सेकंड कंडीशन ऑफ द आइटरेटर होता है, एंड देन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। तो ये एक लूप है जिसको मैं इनिशियलाइज 0 से कर रहा हूँ, लेस देन 10 तक उसकी कंडीशन, एंड देन आई प्लस प्लस है। कैन यू टेल मी हाउ मेनी टाइम्स दैट स्पेसिफिक लूप विल रन? I equal to 0, I less than 10, I plus plus. 0 to 9 चलेगा, yes, but it will run 10 times. बिकॉज 0 पे चलेगा, वो 1 पे चलेगा, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, और ये टोटल मिलाकर 10 टाइम्स हो गए। ठीक है, चलें फॉर एग्जांपल, चलें आप कहते हैं 9 टाइम्स चलता है, जो जो भी है। अब मैं एक और लूप आपको कहता हूँ और आप मुझे बताएंगे कि वो कितने टाइम्स चल रहा है। गौर कीजिएगा मेरी आवाज़ पे। I इक्वल टू 10, I इज़ लेस देन 20, एंड I प्लस प्लस। कितनी दफ़ा चलेगा, I इज़ इक्वल टू 10, I इज़ लेस देन 20, I प्लस प्लस। अगेन सबका यही जवाब आ रहा है 10। चलें एक और बताता हूँ मैं लूप, और आपका इसका भी जवाब यही होगा कि ये 10 टाइम्स चल रहा है। I इज़ इक्वल टू 10, I इज़ ग्रेटर देन 0, I माइनस माइनस। I इज़ इक्वल टू 10, I इज़ ग्रेटर देन 0, I माइनस माइनस, एंड ये लूप भी 10 दफ़ा चलेगा। बिकॉज हमारा मकसद ये नहीं है कि स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो और एंड कहाँ पर कर रहे हो, हमारा मकसद ये है कि क्वांटिटी क्या है, कितनी दफ़ा चल रही है चीज़। सो ये सारी चीज़ कहने के बाद आप लोगों को ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि वी विल काउंट थिंग्स हियर इन दिस कोर्स, इन दिस लेक्चर, बट वी विल ट्राई टू काउंट थिंग्स इन अ मच मोर डिस्क्रीट वे, नॉट लाइक कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ऐसे ही काउंट किया जाता है। देयर आर मैनी अदर वेज टू काउंट एज वेल, वी आर ट्राइंग टू जनरलाइज इट कि हाउ डू वी काउंट नाउ। अच्छा, इसमें इस लेक्चर में सिर्फ हम काउंटिंग नहीं करेंगे, इस लेक्चर में बहुत सारी चीज़ों की काउंटिंग, ऐसे ऐसे चीज़ों को काउंट करना चाहेंगे जो कि इन मच सिंपलर वेज अनकाउंटेबल होती हैं, हम उनको काउंट करने की कोशिश करेंगे इसमें। राइट, इन्फिनिटी का जिक्र होगा कहीं ना कहीं, एक ऐसी चीज़ जो कि वर्बली आपको लगे कि भाई, विजिबली आपको लगे कोई चीज़ काउंटेबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको काउंट करना चाहेंगे। जिस तरह अगर मैं आपको कहता हूँ कि भाई मेरे पास 100 रुपये हैं और मुझे कोई एक शख्स 100 रुपये और दे देता है,
तो मेरे पास कितने रुपए हो गए, कितने हो गए बताएं? 100 रुपये है मेरे पास, और 100 रुपया और कोई दे देता है मुझे, तो हाउ मेनी रुपीज़ डू आई हैव? 200 रुपीज़, राइट? तो अब देखें काउंटिंग में ये हुआ कि आप लोगों ने एक ऐसी टेक्निक इस्तेमाल की जिससे आपको काउंट नहीं करना पड़ा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यही तरीका एक उस स्टूडेंट को बताया जाए, एक उस बच्चे को बताया जाए जिसने सिर्फ काउंटिंग सीखी है 1 to 100, और मैं उसको यही काम कहूँ तो वो कहेगा अच्छा 1 to 100, देन 101, देन 102, 103, 104, 105, वो सारा एक एक करके काउंट करेगा और फिर कहेगा कि अच्छा अब आपके पास 100 हो गया है 2 दफ़ा। लेकिन हमारे पास टेक्निक्स हमने सीखी हुई हैं, हमने दोनों को प्लस कर दिया और हमने कहा कि ये 200 है। सही है ना? सो हम ऐसी चीज़ों को काउंट करने की कोशिश करेंगे जो कि विजिबली हमें लगता है कि काउंट काउंट का मतलब ये है कि 1 by 1 काउंट नहीं की जा सकती, लेकिन हम किसी फार्मूला के तहत, प्लस के तहत, मल्टीप्लिकेशन के तहत, फैक्टोरियल के तहत हम चीज़ों को काउंट करने की कोशिश करेंगे कि भाई हाउ मेनी वेज आर देयर टू डू समथिंग, हाउ मेनी टाइम्स कैन आई डू समथिंग, हाउ मेनी how many ways are there to do one simple work or one mutually exclusive work. So moving forward towards the motivation of this whole class in the discrete mathematics, the whole motivation behind this is that कि हम ये टॉपिक इसलिए कवर करना चाह रहे हैं, ऑल्दो डिस्क्रीट के अंदर दो चार और टॉपिक्स भी हैं जो कि हमने कवर करने हैं, कि इसका यूज़ भी आपकी बाकी कोर्सेज़ के अंदर, आइंदा कोर्सेज़ के अंदर ज़्यादा है। जैसे कि एक सबसे बड़ी एग्जांपल इसकी है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। जिस तरह सेकंड पॉइंट अगर आप देखें इसका, इस स्लाइड का, काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स इज इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू एनालाइज एल्गोरिदम्स एंड कंप्यूट डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटीज़। सो लेट्स सपोज मैं आपको एक काम कहता हूँ कि आपने एक कोड लिखना है, कैलकुलेटर बनाना है फॉर एग्जांपल। तो दो तीन स्टूडेंट्स मेरे पास आ गए और तीनों ने अलग अलग तरीके से किया है। एक ने 10 लाइन्स का कोड लिखा है, उसका भी कैलकुलेटर वैसे ही चल रहा है। एक ने 100 लाइन्स का कोड लिखा है, उसका कैलकुलेटर भी वैसे ही चल रहा है। एक ने 50 लाइन का कोड लिखा है, उसका कैलकुलेटर भी वैसे ही चल रहा है। तो मैं किसको कहूँगा किसका कोड अच्छा है? मैं ऑब्वियसली फर्स्ट अटेम्प्ट में यही कहूँगा कि भाई 10 लाइन का कोड जिसने लिखा है उसका काम भी वैसे ही हो रहा है, उसने 10 लाइन्स में काम कर दिया है, तो ये कोड अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली हम जब एनालाइज करते हैं किसी एल्गोरिदम को तो हम सिर्फ ये नहीं देखते कि कितनी लाइंस का कोड लिखा है, बल्कि हम ये देखते हैं कि उन लाइंस में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल उस एक 10 लाइंस के अंदर उसने 3 अदद नेस्टेड लूप्स लगा दिए हों जो कि 100 दफ़ा चल रहे हों। सो विजिबली तो वो 10 लाइंस हैं, लेकिन अगर मैं उसको एनालाइज करूं तो वो कितने टाइम्स चल रहा होगा, यहाँ पर मुझे कॉम्बिनेट्रिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि भाई पहला लूप कितनी दफ़ा चल रहा है, दूसरा कितनी दफ़ा चल रहा है, तीसरा कितनी दफ़ा चल रहा है। वर्स्ट केस सिनेरियो में तीनों अगर चलते हैं पूरा पूरा लूप, कोई कंडीशन फॉल्स नहीं होती है, तो फिर ये 300 टाइम्स जो है वो आपकी एक स्टेटमेंट चल रही है, विच मीन्स एसेंशली लिखी हुई इसके पास दस 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 जो है इंस्ट्रक्शंस हैं, बट एक्चुअली ये 300 दफ़ा चलेंगी। सो वी आर नॉट जस्ट ट्राइंग टू काउंट like a kid के 1 2 3 4 5 10 lines of code की। we will try to count in the analysis of algorithm, we will try to count, you will try to count how many instructions are being executed in an algorithm, and visibly that algorithm will only contain 15 to 20 lines, but essentially in practice that algorithm would be running more than 2000 lines of code, more than 2000 instruments, more than 2000 instructions. So this is where you will use combinatorics से how do we know कि ये loop कितनी दफ़ा चल रहा है। लेट्स से कि मैं आपको कहता हूँ, अभी एक छोटी सी एग्जांपल आपसे पूछता हूँ मैं, दो नेस्टेड लूप है, यानी एक लूप है और उसके अंदर एक और लूप लगा हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए मैं कोई लिख के नहीं बता रहा हूँ आपको, होपफुली आप सबको लूप्स के बारे में भी अंदाज़ा होगा कि क्या होते हैं। मैंने एक लूप लगाया हुआ है और उसके अंदर एक और लूप लगाया हुआ है। बाहर वाला लूप 10 दफ़ा चलता है, अंदर वाला लूप 20 दफ़ा चलता है। बाहर वाला लूप 10 दफ़ा चलता है, अंदर वाला लूप 20 दफ़ा चलता है। तो अंदर वाले लूप के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो कितनी दफ़ा चलेगी? लिखें कुछ? एक ये लूप है और इसके अंदर एक और लूप बना हुआ है और स्टेटमेंट यहाँ पर है, ये स्टेटमेंट है। ये लूप 20 दफ़ा चल रहा है, ये लूप 10 दफ़ा चल रहा है। ये 10 दफ़ा चल रहा है और ये
20 दफ़ा चल रहा है, तो मुझे बता दें जो एस एस है ये कितनी दफ़ा चलेगा? Yes, please. Who is going to answer me? How many times will this SS run? There is one guess 30 times. Question mark is वजह से I know कि you are just guessing it. You are not confident about that. What about other students? What do you think? How many times will this SS run? कोडिंग कर रहे हैं आप लोग या नहीं कर रहे? 30 times. अच्छा, 30 दफ़ा चलेगा. I'm at a loss of words. 30 दफ़ा नहीं चलेगा भाई, 30 दफ़ा नहीं चलेगा. काउंट करें? काउंटिंग, चलें सीखते हैं काउंटिंग. काउंट कीजिएगा मेरे साथ. ये लूप 10 दफ़ा चलना है ना, 10 दफ़ा चलना है, यानी कि इसके अंदर वाली चीज़ें 10 दफ़ा चलेंगी. इसके अंदर वाली चीज़ें 10 दफ़ा चलेंगी. फॉर एग्ज़ाम्पल ये पहली दफ़ा चलता है, फर्स्ट टाइम चल रहा है ये चीज़ एक दफ़ा ही रन होगी. लेकिन जब आप इसकी पहली आइट्रेशन में होते हैं, इसकी पहली आइट्रेशन में इस लूप ने टोटल 20 दफ़ा चलना है, क्योंकि इस लूप ने स्टार्ट से एंड तक 20 दफ़ा चलना है. फर्स्ट आइट्रेशन में भी 20 दफ़ा चलेगा ये, इसकी सेकेंड आइट्रेशन में भी ये 20 दफ़ा चलेगा, इसकी थर्ड आइट्रेशन में भी ये 20 दफ़ा चलेगा, इसकी फोर्थ आइट्रेशन में भी ये 20 दफ़ा चलेगा. जवाब आ जाना चाहिए जब तक मैं ये बात ख़त्म करूँ अपनी. इसकी फिफ्थ आइट्रेशन में भी ये 20 दफ़ा चलेगा अंदर वाला लूप. बाहर वाले की सिक्स्थ आइट्रेशन में भी ये 20 टाइम्स ही चलेगा. बाहर वाले की सेवन्थ आइट्रेशन में भी 20 दफ़ा चलेगा. एट्थ आइट्रेशन में भी 20 दफ़ा चलेगा. नाइन्थ आइट्रेशन में भी 20 दफ़ा चलेगा. और 10th आइट्रेशन में भी 20 दफ़ा चलेगा. So it becomes not 2000. Yeah, okay, you corrected yourself. 200 times. So this SS will run 200 times. So खैर अभी इस छोटी सी एक्सरसाइज से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इट्स नॉट जस्ट अ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स रिलेटेड थिंग. You are actually dealing with counting everywhere, and you will be dealing with counting even much more when you will advance in your degree. जब आप एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम पढ़ेंगे, जब आप आई थिंक ऑटोमेटा थ्योरी पढ़ेंगे, ग्राफ थ्योरी पढ़ेंगे, सो यू विल बी नीडिंग टू नो that how to count things in codes and in algorithms. ये एक रूल आपने अप्लाई किया जिसके थ्रू आपने काउंट कर लिया कि भाई अच्छा यहाँ पर ये 200 दफ़ा चलेगा. माई पॉइंट स्टेट प्रूवन कि अगर आप ये समझते कि ये चीज़ 30 दफ़ा चलेगी तो फिर ये चीज़ आपको सही आंसर नहीं देती. अगर मैं इस तरह का कोई कोड लिखता हूँ जिसमें ये अभी आपने देखा 5 लाइन्स लिखी हुई हैं सिर्फ, अगर मैं ब्रैकेट्स को भी काउंट करूँ तो वो 6 लाइन्स है. तो ये जो 6 लाइन्स लिखी हुई हैं, इन 6 लाइन्स में सिर्फ 6 लाइन्स ऑफ कोड रन नहीं हो रही, बल्कि एसेंशियली मोर देन 200 लाइन्स जो हैं वो रन हो रही हैं. ठीक है. काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज वेल, ऑब्वियसली. कॉम्बिनेट्रिक्स इज़ द स्टडी ऑफ, सबसे पहला टॉपिक जो है वो पॉइंट पढ़ रहा हूँ मैं स्लाइड का. कॉम्बिनेट्रिक्स इज़ द स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, स्पेसिफिकली काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स, अरेंजमेंट, डिरेंजमेंट्स एंड अलॉन्ग विद देयर मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़. काउंट कैसे कर सकते हैं, अरेंज कैसे कर सकते हैं हम प्रॉपर्टीज़ को, वगैरह वगैरह.
एक सिंपल क्वेश्चन, इट वाज मोटिवेटेड ओरिजिनली, जो कॉम्बिनेट्रिक्स है वो मोटिवेट हुई है गेमिंग से, स्पेशली गैम्बलिंग से, नॉट जस्ट गेमिंग, गैम्बलिंग से। गैम्बलिंग का मतलब है जिसको हम आम उर्दू ज़बान में हम अपने कल्चर के हिसाब से इसको कहते हैं जुआ। एक ऐसा गेम जिसमें स्किल की ज़रूरत ना हो बल्कि लक की ज़रूरत हो, किस्मत की ज़रूरत हो। उसके अंदर यूजुअली आप लूडो का गेम खेलते हैं, उसके अंदर भी स्किल नहीं है, उसके अंदर भी चांस है कि भाई डाइस अगर रोल होके कुछ और आ जाता है तो फिर आपका स्किल किसी काम का नहीं है। इसी तरह कार्ड्स के गेम हैं, उसके अंदर जो हैं पत्ते खेलते हैं जो लोग, उनको अंदाज़ा होगा कि वो पत्ते भी जो हैं वो, या कार्ड्स जो होते हैं वो गेम ऑफ चांस है कि आपके पास कौन से कार्ड्स आते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ योर गेम, उस हिसाब से आप अपना गेम कर सकेंगे, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है। इसी तरह चेस का जो गेम है वो एक स्किल का गेम है। चेस का गेम में आप ना ही कोई डाइस रोल करते हैं, ना ही कोई आप और इस तरह का काम करते हैं जिस पे आप किस्मत के ऊपर छोड़ें वो चीज़। आपका स्किल होता है और दूसरे पर्सन का स्किल होता है कि आप उसके स्किल को दूसरे पर्सन के स्किल से किस तरह से ऊपर आ सकते हैं और आप चेस को जीत सकते हैं। सो एनीवेज इट्स मोटिवेशन वाज इन गेमिंग कि भाई अगर मैं कोई गेम ऑफ चांस खेल रहा हूँ तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग, क्या प्रोबेबिलिटी है किसी चीज़ की। यहाँ पर कॉम्बिनेट्रिक्स आना शुरू हो जाती है। तो जैसे कि एक आपको रेलेवेंट एग्जांपल थोड़ी सी देता हूँ। आप लोगों ने अगर कोई क्रिकेट को फॉलो करता है तो वो इस एग्जांपल को ज़्यादा अच्छे से समझ लेगा। जो नहीं फॉलो करते हैं फिर क्रिकेट को, फिर भी उन्होंने, चूँकि पाकिस्तान में ज़्यादातर क्रिकेट को फॉलो किया जाता है, तो आप लोगों ने कहीं ख़बरों में या इस तरह की चीज़ें सुनी होंगी कि भाई फ़लाँ बंदे ने हर मैच में एक सेंचुरी बनाई है, हर दूसरे मैच में एक सेंचुरी बनाता है फ़लाँ बंदा, हर चौथे मैच में एक सेंचुरी बनाता है। तो उनको कैसे पता कि हर चौथे मैच में एक सेंचुरी बनाता है? क्या उन्होंने काउंट किया? नहीं, उन्होंने कुछ टेक्निक्स इस्तेमाल की, उन्होंने कुछ रूल्स अप्लाई किए। वो हर एक मैच में बैठ के काउंट नहीं कर रहे। हो सकता है कि उस बंदे ने हर चौथे मैच में नहीं बनाई हो, बल्कि कभी कभी उसके पास 10 मैचेस के बाद उसने सेंचुरी बनाई हो, कभी कभी उसने 15 मैचेस के बाद एक सेंचुरी बनाई हो, और कभी कभी हर दूसरे मैच में भी बनाई हो। तो ऑन एवरेज वो कहते हैं कि भाई हर चौथे मैच में इसने एक सेंचुरी बनाई है। तो एक्चुअली क्या किया जा रहा है यहाँ पे, काउंटिंग की जा रही है कि भाई कितने रेशो है, कितनी परसेंटेज है एक सर्टेन काम को होने की, क्या रेशो है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक बैट्समैन जो कि हर चौथे मैच में सेंचुरी बनाता है वो आज भी सेंचुरी बनाएगा। तो हमें काउंट करना पड़ेगा कि उसने लास्ट टाइम सेंचुरी कब बनाई थी। अगर उसको काफ़ी टाइम हो गया है तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि वो आज बना ले। हो सकता है काफ़ी टाइम नहीं हुआ है, उसने एक दो मैच पहले बनाई है, तो फिर हम कह सकते हैं कि नहीं, हर 4 मैचेस के बाद ये बनाता है। अब ये सेंचुरी शायद नहीं बना सके क्योंकि इसने लास्ट कुछ गेम में ही सेंचुरी की है। सो एवरेज रेशो, या लाइक यू आर सेइंग, एवरेज आती है, रेशो आता है, मुख्तलिफ़ तरह के रेट्स आते हैं। ये सब काउंटिंग करके हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। बड़ी एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है। हाउ मेनी अरेंजमेंट आर देयर ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। अगर कोई स्टूडेंट्स कार्ड्स खेलते हैं, कभी किसी ने खेले हों कार्ड्स, अगर आपने देखे हो, तो देयर आर 52 कार्ड्स इन द गेम ऑफ कार्ड्स। या अगर किसी ने अगर नहीं भी खेले हैं तो वो सिर्फ ये अज्यूम कर लें कि वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट 52 कार्ड्स, और हर कार्ड के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से एक कार्ड ऐसा भी है जिसके ऊपर 46 लिखा हुआ है, एक कार्ड ऐसा भी है जिसके ऊपर 47 लिखा हुआ है, एक कार्ड ऐसा भी है जिसके ऊपर 23 लिखा हुआ है, एक कार्ड ऐसा भी है ऑब्वियसली जिसके ऊपर 52 लिखा हुआ है, लेकिन 53 वाला कोई कार्ड्स नहीं है। देयर आर ओनली 52 कार्ड्स। तो एक सवाल ये पैदा होता है कि भाई उस 52 कार्ड्स को कितनी तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अरेंज का मतलब ये है, मैं फर्स्ट कार्ड रखा, उसके नीचे मैंने सेकंड कार्ड रखा, उसके नीचे थर्ड, उसके नीचे फोर्थ, उसके नीचे फिफ्थ, इसी तरह चलते 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 मैंने 51 रखा, फिर 52 रख दिया। ये एक अरेंजमेंट हो गई। इस अरेंजमेंट को मैं चेंज कर कर यूँ भी रख सकता हूँ कि 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 3, 3 के नीचे 4, अप टू 50 के नीचे 52, एंड देन 52 के नीचे 51। ये एक डिफरेंट अरेंजमेंट हो गई टोटली। ठीक है, इसको मैं डिफरेंट अरेंजमेंट कहूँगा। इसी तरह एक और अरेंजमेंट मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं 52 को सबसे ऊपर रखूँ, फिर 1 रखूँ, फिर 2 3 4 एंड अप टू 51। ये एक तीसरी अरेंजमेंट हो गई। सो लेट सपोज एक क्वेश्चन है, आई वांट टू काउंट कि मैं टोटली कितने तरीक़ों से अरेंज कर सकता हूँ कार्ड्स को, 52 कार्ड्स को। So can you tell me how many possible ways are there to arrange those 52 cards? 2-3 तरीके तो मैंने गिनवा दिए आपको। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर मैं करता हूँ,
122 जिस तरह से कह रहे हैं, तो दो तरीके तो ये हो गए असेंडिंग और डिसेंडिंग वाले, यानी कि 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 एंड देन अप टू 52। दूसरा तरीका ये है 52, 51, 50, 50 के नीचे 49, 49 के नीचे 48 अप टू 1। दूसरा तरीका, दो तीन तरीके मैंने और भी गिनवाए हैं आपको कि भाई 1 2 3 4 अप टू 50 एंड देन 52 एंड देन 51, ये एक डिफरेंट अरेंजमेंट है। इस तरह टोटल कितनी अरेंजमेंट हो सकती हैं कार्ड्स की? कैन एनीवन गेस या डज एनीवन रिमेंबर कहीं पर आपने ये चीज़ सॉल्व की हो और आप वो गेस बता सकें मुझे? ऑलराइट, 122 का गैस है, ही थिंक्स दैट more than 52 arrangement possible arrangements can there be. I want to count the exact number of arrangement. हो सकता है कि मैं 52 तरीक़ों से कर सकता हूँ, हो सकता है कि मैं 52 इंटू 2 104 तरीक़ों से कर सकता हूँ। 1 2 3 कह रहे हैं अप्रॉक्सीमेट 100 के अराउंड ये नंबर होगा जितने तरीक़ों से आप इन सबको अरेंज कर सकते हैं। बस एक आखिरी बात मैं कर रहा हूँ, उसके बाद क्लास को फिनिश कर रहा हूँ मैं, यहीं से हम बात स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि 52 कार्ड्स को अरेंज करने के इतने ज़्यादा तरीके हैं। मैं आपको नंबर बता देता हूँ कितने, क्या नंबर है वो जितने अरेंज कर सकते हैं। 100 नहीं है, 52 नहीं है, 104 नहीं है, बट देयर आर कितने तरीके हैं इसको अरेंज करने के। वो जो नंबर है वो 100 नहीं है, 24 नहीं है, बल्कि वो नंबर एक ऐसा नंबर है जिसमें ऑलमोस्ट 70 डिजिट्स आते हैं, 70 डिजिट्स, 70 डिजिट्स आते हैं उस नंबर में। इन्फिनिटी नहीं है, यही तो कमाल है, इन्फिनिटी नहीं है 122। देयर आर नॉट इनफाइनाइट पॉसिबल वेज ऑफ डूइंग दिस। इनफाइनाइट होते हैं तो हम तो जान छुड़ा सकते हैं कि भाई हम काउंट ही नहीं कर सकते, लेकिन मज़े की बात यही है कि हम ये काउंट कर सकते हैं। लेकिन ये इतना बड़ा नंबर है कि हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन हमें और हमारे पास ये टेक्निक है कि हम इसको काउंट कर सकते हैं। एक कार्ड के इन्हीं 52 कार्ड्स को अगर मैं शफल करता हूँ, यानी कि मैं रैंडमली एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, फिर कहीं से उठा के कोई रख दिया, कहीं से उठा के कोई, रैंडमली मैंने शिफ्ट किया। हो सकता है 23 के नीचे 45 हो, 45 के नीचे 5 हो, सिर्फ 5 के नीचे फिर 16 हो, मुझे नहीं पता क्या, मैंने रैंडमली उसको शिफ्ट कर दिया। सो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा कि वो जो मैंने रैंडमली शिफ्ट किया ना, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो अरेंजमेंट जो कि अभी रैंडमली मैंने बनाई है, वो अरेंजमेंट आज से पहले दुनिया में किसी ने नहीं बनाई। बताता हूँ मैं कैसे काउंट कर सकते हैं 123, नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा, वरना आप खुद सर्च करें, एक्सप्लोर करें, यू विल फाइंड वेरी फैसिनेटिंग थिंग्स अबाउट दिस नंबर। सो वो जो अरेंजमेंट है वो आज से पहले दुनिया में किसी ने नहीं की हो। या ऐसे सोच लें कि अगर मैं एक सेकंड में एक अरेंजमेंट बनाता हूँ ना, दूसरे सेकंड में दूसरी अरेंजमेंट बनाता हूँ, तीसरे सेकंड में तीसरी अरेंजमेंट बनाता हूँ, चौथे सेकंड में चौथी अरेंजमेंट बनाता हूँ कार्ड्स की, पाँचवें सेकंड में पाँचवीं बनाता हूँ, तो तकरीबन 1 अरब तक अगर मैं पहुँचूँगा ना, 1 अरब अरेंजमेंट्स जब मैं बना चुका हूँगा, तब मुझे 31 साल लग चुके होंगे, 31 ईयर्स, सिर्फ 1 अरब अरेंजमेंट्स बनाने के। और 1 अरब में आई थिंक कोई 15 या 16 डिजिट्स होते हैं, सिर्फ, ज़्यादा नहीं होते। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अ नंबर विच हैज़ 70 डिजिट्स, और मुझे 31 साल सिर्फ 15 डिजिट्स तक पहुंचने में लगे, यानी कि सिर्फ 15 से 20 तक आने में मुझे 50 साल और लग जाएंगे, अगर मैं एक सेकंड में एक अरेंजमेंट भी बना रहा हूँ तो। सो दिस इज़ अ वेरी 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 ह्यूज नंबर। थिंक अबाउट इट, एक्सप्लोर अबाउट इट, कैसे काउंट किया, क्या फार्मूला लगाया, इसी चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और कुछ काउंटिंग के नई टेक्निक्स को सीखने की कोशिश करेंगे। नहीं तो नहीं, हमें पता है वो टेक्निक्स, लेकिन उनको एलॉबरेटिव तरीके से, डिस्क्रिप्टिव तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। दैट विल बी ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट फ्रॉम टुडेज़ क्लास। इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट हमारी जब फिज़िकल क्लास होगी तब। Thank you very much and see you next week in our physical class.